आ जाओ भाई, आज पहले ही हम 10 मिनट लेट हो गए। जल्दी से आ जाओ। कौन कौन आ चुका है एक बार कमेंट करके बता दो। आयुष हेलो, रामू यादव भाई हेलो, वंदना गुड मॉर्निंग। हाँ रामू, बस शुरू कर रहे हैं, 10 मिनट आज लेट हो गए। आ जाओ भाई, सारे के सारे जल्दी से आ जाओ। एक बार कमेंट में बताओ, सारे दोबारा से आ गए। हाँ ठीक है भाई, रामू आ चुका है। और भी जल्दी से आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। आज हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और एलसीएम एचसीएफ का जो भी आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, वो कभी भी आपका ऐसा नहीं आएगा कि भाई आप एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो कर ना पाओ। आयुष गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हमारा एलसीएम एचसीएफ को ख़त्म कर देंगे, मतलब एक क्लास तो अभी ले लेंगे और एक आज रात को भी लेंगे भाई। ठीक है, तो आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग रामू, गुड मॉर्निंग। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। देखो भाई, सारे आ चुके हैं, अभी वंदना नहीं आई ना। कोई बात नहीं, वंदना भी आ जाएगी थोड़ी देर में, दोबारा से आए, चली गई होगी शायद। कोई बात नहीं। अब देखो, हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है भाई। अब एक तो हाँ, एक काम और करना आज, जो भी आज हमने कल रीजनिंग की क्लास की थी ना, तो उसके जो डाउट अगर आपके आए हों, मतलब आपने बुक में से किया होगा, तो जो डाउट आपके आए होंगे ना, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर ये डाउट आए हैं, तो वो रात को मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, जिससे क्या है, हमारा रीजनिंग का एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हमें जो 26 वाले क्वेश्चन में जो बोला गया है, हमें बोला है कि भाई दो संख्याएं हैं। गुड मॉर्निंग वंदना। जो हमारे पास में दो संख्याएं हैं और उनका हमें एचसीएफ दे रखा है कितना, 18। एचसीएफ दे रखा है 18। अब देखिए भाई, 18 तो हमें एचसीएफ दे दिया, और हमें जो अनुपात जो दिया है उन संख्याओं का, तो संख्या मान लीजिए पहली संख्या ए हमने मानी थी और दूसरी संख्या हमने बी मानी थी। तो इसका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:5। अब इनका एलसीएम क्या होगा, तो हमने हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है एच सी एफ इंटू जो ये रेशो दे रखा है ना, इन रेशो का मल्टीप्लाई, ए इंटू बी। हमने कल ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था भाई। ठीक है, मैंने आपको ये प्रूफ के साथ भी समझाया था कि ये कैसे यहाँ पर काम करता है। तो एचसीएफ यहाँ पर हमारा 18 दे रखा है, और एलसीएम की मतलब एलसीएम निकालना है, और संख्याओं का जो रेशो है वो हमारे पास में 3:5 है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो भाई ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा एलसीएम, तो हमारा एलसीएम जो है वो इनमें से कोई सा आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए भाई, तीन संख्याएं दे रखी हैं, वंदना कह रही है ए आएगा। ठीक है, तीन संख्याएं दे रखी हैं जिनका हमारे पास में एचसीएफ दे रखा है। तो हमारे पास में अगर एचसीएफ कितना है, 18 है, और जो संख्याओं का जो रेशो है ना, तो मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तीन संख्याएं हैं, उनका रेशो है 2:3:5 है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें वो संख्या निकालनी है, वो नंबर हमें निकालना है, तो क्या करते थे, हम एचसीएफ को गुणा कर देते थे उस रेशो के साथ में। यही तो होता है नंबर, यही तो होगा। तो हमने मतलब कि ये एचसीएफ हमें दे रखा है, तो संख्या कितनी होगी, 18×2 = 36, 18×3 = 54 और 18×5 = 90। तो ये जो है ना, अपना जो आंसर आएगा वो डी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, नंबर हमें निकालना था। तो नंबर कैसे निकालते हैं, अपने एचसीएफ को उस संख्या के रेशो से गुणा कर दो, सिंपल सी बात थी। आगे देखिए भाई, आगे एक संख्या हमें क्वेश्चन बोला गया है कि p एक नेचुरल नंबर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और p और p+1 का जो एचसीएफ जो है ना वो क्या होगा, समझने की कोशिश करना भाई। देखो, p एक नेचुरल नंबर है, तो एक आप अपने हिसाब से कोई भी नेचुरल नंबर मान लो एक बार के लिए। एक बार आप मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर 5 है, उस ये मान लीजिए p था 5, तो ये p+1 क्या होगा, 5 प्लस में 1 6 होगा। ठीक है, इनका अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते थे, इसका डिफरेंस लेते थे, इसका डिफरेंस लेते थे। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। ऐसे ही अगर हम माने p
और p+1 का, तो इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस जो है ना वो 1 का है, तो 1 का डिफरेंस है तो इसका HCF जो है ना वो 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब एक क्वेश्चन लिखो आप, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको अपने मतलब अपने लेवल पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन आप बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, P जो है ना एक सम संख्या है, ठीक है, P जो है वो एक सम संख्या है तथा उससे अगली संख्या उससे अगली संख्या भी दी गई है। P एक सम संख्या है तथा उससे अगली संख्या भी दी गई है, तो HCF क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे लिख लेना, तो दोनों संख्याओं का HCF जो है वो क्या होगा। इसका आप आंसर मुझे कमेंट में बताओ एक बार जल्दी से, ठीक है, इसका मुझे आंसर आप एक बार कमेंट में बताओ कि क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर आपने सही बताया ना तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ। आयुष ने कहा है 1, ठीक है भाई, आयुष का आंसर आया है। और बताओ किस किसका आंसर आएगा, जल्दी बताओ। रामू का आंसर है, तो बिल्कुल सही है भाई। आपने देखो, सीधी सी बात है, आपके पास में कोई सम हो चाहे विषम हो, उससे अगली संख्या जो लोगे ना आप, तो उसके साथ में डिफरेंस तो 1 का ही आएगा। मतलब मैंने सम संख्या मान ली, कोई बात नहीं, उससे अगली संख्या कुछ भी मानोगे आप, तो उससे अगली संख्या तो जस्ट उससे 1 बड़ी होगी ना, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन मैं ये बोलता कि उससे अगली सम संख्या, अगर मैं यहाँ पर उससे अगली सम संख्या लिख देता तो इसका आंसर जो है वो 2 आता। क्यों आता, क्योंकि उससे अगली सम संख्या आपकी आती फिर 4। कोई भी एग्जाम्पल लेते, मान लीजिए आप 6 का लेते तो उससे अगली सम संख्या 8 आती, तो यहाँ पर डिफरेंस जो आता है वो 2 का आता। तो यहाँ पर जो रेशो जो आता ना डिफरेंस का वो 2 आता, तो हमारे पास में HCF जो आता ना वो 2 आता। लेकिन जब सम संख्या दे होती है अगली वाली भी, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपल बोला था कि अगली संख्या भी दी गई हुई है, तो आप कंफ्यूज मत होना कभी जल्दबाजी में सोचो कि अगली संख्या जो है वो सम ही है, ऐसा मत समझना। अगली संख्या जो होगी उसमें 1 जोड़ने के बाद में ही वो हमारी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है भाई, तो ये बात मुझे आपको समझानी थी, मैंने समझा दी। आगे देखते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये देखो भाई, अब ये एक हमारे पास में दोबारा से एक नेचुरल नंबर दे रखा है और हमें दे रखा है कि P हमारे पास नेचुरल नंबर है और उससे अगली संख्या हमारे पास में P+1 है। तो इनका एलसीएम पूछा है। तो देखिए भाई, एलसीएम क्या होगा, आप एक एग्जाम्पल आप थोड़ा सा है ना माइंड में, अगर कभी समझ में नहीं आए ना तो P की वैल्यू रख दो 3 और इसके बाद में 3 + 1 4। अब इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है ना भाई इनमें। हाँ आयुष बिल्कुल सही है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई कर दो आप सीधा। तो मतलब की बात ये है कि अगर कोई संख्या दे रखी है और उससे जस्ट अगली संख्या दे रखी है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी फैक्टर नहीं बनेगा एक दूसरे के साथ में, तो P × P+1 दोनों का मल्टीप्लाई इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही आयुष आपका। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखो भाई, अब देखो दो हमारे पास में सह अभाज्य संख्या दे रखी है, मतलब कि 2 को प्राइम नंबर दे रखे हैं। तो को प्राइम नंबर मैंने आपको क्या बताए थे, को प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए A है और B है, 2 हमारे पास में को प्राइम नंबर है ना, तो को प्राइम का मतलब है कि इसका और इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब कि एक तरीके से मान लीजिए 13 है और 17 है, ठीक है, 13 में और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, मतलब एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बनेगा 1 × 13
और यहाँ पर बनेगा 1 × 17। तो 1 को हम फैक्टर के कंसिडर नहीं करते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। 1 को हम नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन मतलब फैक्टर यहाँ पे नहीं बना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर 13 भी है और 17 भी है, दोनों के दोनों क्या है, आपस में को प्राइम है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि अगर कोई भी दो संख्याएं हमारे पास में ऐसी हैं जो आपस में सह अभाज्य संख्या हो, तो उनका जो एलसीएम जो होता है ना, वो क्या होता है, वो उन दोनों का मल्टीपल ही होता है। तो हमें क्या दे रखा है, उन दोनों का मल्टीपल दे रखा है 117। तो एलसीएम कितना होगा, उसका मल्टीपल तो होगा, तो एलसीएम जो हो जाएगा 117। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, बात को समझना। हमारे पास में दो संख्याएं हैं, मान लीजिए 13 है और 17 है। क्या इन दोनों में से कोई भी फैक्टर ऐसा है जो कॉमन हो, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो इनका जो एलसीएम जो आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। तो 13 × 7 जो है इनका एलसीएम बन जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास में यही पूछा था। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमारे पास में क्या है, देखो हमारे पास में क्या दे रखी, 3 मापने की छड़ियाँ दे रखी हैं, जिसकी लंबाई जो है ना वो 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आगे बोला है कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई जो किसी भी छड़ से पूरी पूरी मापी जा सके। बात को समझना, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। देखो आपके पास में क्या है, ये 3 छड़े हैं, 3 छड़े हैं, इसकी लंबाई मान लीजिए 2 मीटर है, ठीक है। एक छड़ा आपके पास में ये है, इसकी लंबाई आपके पास में 3 मीटर है, समझना बात को। और ये कपड़े का टुकड़ा है, ये कपड़े का टुकड़ा है। तो ये भाई कपड़े का टुकड़ा है, इसको हमें नापना है। तो हमारे पास में इस कपड़े की मिनिमम लंबाई जो है ना, मतलब कि यहाँ पर मिनिमम जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए कि इससे भी पूरा नापा जाए और इससे भी पूरा नापा जाए। तो बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं देखो, अगर मैं नापता हूँ इस कपड़े को, तो मैंने पहले मैं एक इस वाली से नापता हूँ, पहले वाली 2 वाली से नापता हूँ, ठीक है। मैं 2 वाली जो छड़ी है ना 2 मीटर वाली, तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर को नापा। तो यहाँ पर पहले मैंने नापा तो 2 मीटर आया, 2 मीटर वाली से मैं एक बार नापा मैंने, तो 2 मीटर नापा जाएगा। अगली बार दोबारा से नापूंगा मैं, तो यहाँ पर 2 मीटर और, मतलब 2 और 2 4, तो 4 नापा जाएगा। उसके बाद में, इसके बाद में दोबारा मैं 2 मीटर से नापूंगा, तो यहाँ पर 6, ऐसे ही ये 8 10 ऐसे ही तो नापा जाएगा। 2 मीटर वाली जो छड़ी है उसको हम बार बार नापेंगे ना, तो पहले 2 मीटर नाप लिया, फिर 4 मीटर हो जाएगा, फिर 6 मीटर हो जाएगा, फिर 8 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही 3 मीटर वाली है ना, तो हम उसमें कैसे नापेंगे, पहले 3 मीटर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगली बार और इसको घुमा के आगे रखेंगे, तो यहाँ पर 6 मीटर को नाप देगा ये, ठीक है। 3 6 9 12 ऐसे नापेगा। तो इसमें मिनिमम कितना कॉमन आया है, तो मिनिमम आया है 6। और ये एक तरीके से एलसीएम ही तो होता है, ये एलसीएम ही तो होता है। एलसीएम होता है 2 × 3 का एलसीएम 6 होता है। तो एलसीएम वही तो होता है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो कि 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो वो 6 ही तो आएगी। तो 6 मीटर कपड़ा अगर ये होता, तो हम 2 मीटर वाली छड़ से भी नाप लेते और 3 मीटर वाली छड़ से भी नाप लेते। तो सीधी सी बात हमारे दिमाग में क्लिक कर गई कि भाई ये चीज़ जो है ना, अगर हमारे पास में इसका एलसीएम अगर आ जाए ना, तो एलसीएम वो संख्या होगी जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास में बोला है कि भाई 3 छड़ें थी, एक तो 64 सेंटीमीटर की है, एक 80 सेंटीमीटर की है और एक 96 सेंटीमीटर की है भाई। तो 3 छड़ें हमें दे रखी हैं, तो तीनों छड़ों की मतलब कि तीनों छड़ों से अगर मापा जाए को कपड़ा, तो वो कपड़ा जो है ना वो इनका एलसीएम ही होगा। तो इन तीनों का एलसीएम लेके देखते हैं भाई। तो एलसीएम देखते हैं भाई कितना आएगा। तो हमने देखो पढ़ा हुआ है, देखो 8 और 8 होता है, और यहाँ पर 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3 और 2 की पावर ये मतलब 6 आ जाएगा। इसका तो है भाई 2 की पावर 6, मतलब 64 को तो हमने खोल लिया, 2 की पावर 6। अब हम करते हैं किसको, 80 को। तो 80 को हम लिख सकते हैं 8 गुना में 10, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 2 की पावर 4 और इंटू में 5, सही है। अब आगे देखिए भाई, अब 96 को देखते हैं। तो 12 अंठे होता है 96, तो 12 अंठे 96, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, तो 4
हो गया ये। और इस 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा 3 × 2 की पावर 5। तो हमारे पास में देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम इसका क्या आएगा भाई, देखो एलसीएम यहाँ पर मैक्सिमम 2 को देखना पहले। 2 की पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर ऊपर 2 की पावर 6 है। तो मैक्सिमम जो है ना वो पावर जो है वो 2 की पावर 6 है। तो एलसीएम के लिए हमने यूज किया 2 की पावर 6। इंटू में कितना है 5, इंटू में कितना है 3। अब इसको सोल्व कर लो भाई। सोल्व करोगे ना तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 की पावर 5 बना लेते हैं और एक 2 को हम रख देते हैं 5 के साथ में। क्यों, 5 दूनी 10 बन जाएगा सीधा सीधा, यहाँ पर गुणा में 3। तो 2 की पावर 5 होती है 32, और 32 गुणा में 3 गुणा में 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 96 से, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 960 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ चुका है भाई। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, ये मीटर में पूछा है, मीटर में पूछा है ना। तो 960 सेंटीमीटर हमारे पास में आया है। तो 1 मीटर में होती है 100 सेंटीमीटर। तो 100 से काट दो भाई, तो 9.6 मीटर जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया बताओ। नहीं समझ में आया है तो दोबारा करवा दूंगा। अगला देखिए, ठीक है भाई। रामू कह रहा नहीं आया, रामू को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा करवा देता हूँ। देखो भाई सीधी सी बात है, हमारे पास में 3 छड़ियाँ दे रखी थी, 3 छड़ियाँ हमारे पास में दे रखी हैं। उन छड़ियों को हमें मतलब कि देखो मेरे पास में, मैंने अभी एग्जाम्पल के रूप में समझाया था आपको। अगर आपके पास में एक छड़ी है 2 मीटर की और दूसरी छड़ी है 3 मीटर की, तो कपड़ा नापना है हमें। तो वो कपड़ा जो है वो मिनिमम कितना मीटर का होना चाहिए कि वो 2 छड़ी से भी पूरा पूरा नापा जाए और 3 छड़ी से भी पूरा पूरा नापा जाए। तो 2 मीटर वाली और 3 मीटर वाली दोनों से अगर नापना है ना, तो सीधी सीधी बात दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि इनका एलसीएम ही एक ऐसी संख्या होगी जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे दिमाग में क्लिक करी कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में दे रखा था 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर 64 का इनका हमने एलसीएम निकाला, तो हमने तोड़ा 64 को 8 गुणा में 8, 80 को 8 गुणा में 10 और 96 को 12 अंठे 96। अब 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो ये दोनों पावर जो जुड़ जाएंगे 2 की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 8 गुणा में 10 था, तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और 10 को लिखेंगे 2 गुणा में 5। तो यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे, इनको सही लिखेंगे, 2 की पावर हो जाएगी 4 और यहाँ पर 5 की पावर 1। आगे देखिए 96 को हमने किया तो 3 गुणा में 4 गुणा में 8, तो 8 चौके 32 और 32 ये 96। तो यहाँ पर देखो पावर 2 की कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5, और यहाँ पे 3 ऐसे कैसे। अब हमने पता है एलसीएम निकालने के लिए हम मैक्सिमम पावर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है और यहाँ पर 2 की पावर 5 है। तो मैक्सिमम पावर थी 2 की पावर 6, तो हमने 2 की पावर 6 को रख दिया। 5 की पावर 1 है तो यहाँ पर 5 की पावर हमने 1 रख दिया। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर को 1 रख दिया। उसके बाद में इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में आया 960 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से कर दिया डिवाइड। तो 9.6 मीटर इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला देखिए, अगला देखिए भाई। एक व्यापारी है, उसके पास में 3 प्रकार के तेल हैं, जिसमें भाई 403 लीटर का एक ड्राम है, 434 लीटर का एक ड्राम है और 465 लीटर का भी एक ड्राम है। ठीक है भाई, यदि वह इनको समान धारिता, मतलब समान धारिता का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी, जो भी पात्र लिया है ना उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसकी धारिता बोली जाती है। तो समान धारिता वाले टिनों में अलग अलग भरना चाहता है। ठीक है भाई, तो टिनों की कम से कम संख्या क्या होगी। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये बोलूं कि देखना, मैंने आपको ये बोला कि भाई आपके पास में एक तो 6 लीटर का ड्राम है, मतलब 6 लीटर है इसके अंदर 6 लीटर है ये ड्राम है। तो मैं एक, ये आ गया भाई पहला, ठीक है, ये है भाई अपना दूसरा और ये तीसरा। मतलब मैंने ये मान लिया कि भाई 6 लीटर ड्राम था, तो ये यहाँ पर क्या है 6 लीटर के हिसाब से मैंने ये मान लिया। अगला जो है ना वो है हमारे पास में 2 लीटर का ड्राम।
तो ये तो अकेला जो मतलब 2 लीटर का ही है ये, तो ये तो पूरा एक ड्राम ही है 2 लीटर का। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि जितने भी ड्राम बने ना, मतलब इसका लिक्विड भी डालना है मुझे किसी और ड्राम में, और इसका लिक्विड भी मुझे किसी और ड्राम में डालना है। लेकिन कंडीशन मैंने ये रख दी कि भाई देखो, सभी ड्रामों, जितने भी ड्राम होंगे ना भाई, जितने भी ड्राम होंगे उन ड्रामों में जो कैपेसिटी होगी ना, वो सबकी बराबर बराबर होनी चाहिए। तो एक बात मेरे समझ में आई कि भाई 2 लीटर का ड्राम तो यहाँ पर कम से कम है, 6 लीटर का मैक्सिमम है। तो इनका मैंने क्या किया, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। सुनना मेरी बात को, इनका मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 ही कॉमन है बस। क्यों, 2 लीटर को लिख सकते हैं हम 2 × 1, और 6 लीटर को लिख सकते हैं हम 2 × 3। दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 लीटर ही कॉमन है। तो मतलब की बात ये है, अगर हम एक ड्राम में 2 लीटर भरेंगे तो भाई ये वाला पूरा का पूरा इस ड्राम के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में ये 6 लीटर है ना, तो 6 लीटर में से 2 लीटर इसमें डाल देंगे, 2 लीटर इसमें डाल देंगे, और 2 लीटर इसमें डाल देंगे। तो चारों ड्राम जितने भी हुए ना, उनमें क्या हुआ, चारों ड्रामों में 2-2 लीटर जो है वो तेल भरा गया। इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकाल लेंगे तो हमारे पास में जितने भी ड्राम बनेंगे ना, उन सभी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बराबर बराबर हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो देखो भाई, एक ड्राम हमारे पास में 403 लीटर का है, एक हमारे पास में 434 लीटर का है, और एक हमारे पास में 465 लीटर का है। तो हम क्या करेंगे, हम भाई देखो इनका डिफरेंस निकाल लो, तो और इसका डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर आया हमारे पास में 31 आया डिफरेंस। और यहाँ पर डिफरेंस क्या करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में कितना, 31। तो यहाँ पर देखो दोनों जगह ही हमारे पास में 31 आया है डिफरेंस। ठीक है, 31 क्या है डिफरेंस, लेकिन ऑप्शन में तो 31 कहीं पे नहीं दे रखा। और 31 एक ऐसा नंबर है जो ये इसका कोई फैक्टर भी नहीं निकलेगा, मतलब ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो अब हम चेक करेंगे 31 से डिवाइड करके, इसको 31 से डिवाइड करो, इससे 31 से डिवाइड करो, और इसको भी 31 से डिवाइड करो। अगर ये तीनों संख्याएं 31 से डिवाइड हो जाती हैं तो मतलब की बात ये है, हम 31 लीटर के ड्राम बनाएंगे। बताओ भाई डिवाइड होगा नहीं होगा। देखो भाई सुनना मेरी बात, अब एक बात समझना, इस क्वेश्चन में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं 403 को 31 से अगर डिवाइड करता हूं तो देखो 31 को मैं इससे काटूंगा ना, तो 31 एक कम 31 आएगा। ठीक है, यहां पर बचेगा मेरे पास में 9, और 9 और 3 करेंगे तो 93 बनेगा। तो 31 को अगर 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13, मतलब ये 13 बार कटा है। मतलब की बात ये है कि 31 गुणा में 13 जो होता है ना, वो होता है अपना 403। 31 गुणा में 13 जो होता है ना, वो 403 होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। अब ये अगर 403 है ना, तो ये 434 है, तो ये 31 गुणा में 14 होगा, 31 गुणा में 14 होगा भाई ये, और ये होगा 31 गुणा में 15। ठीक है भाई, ये बात कैसे समझ में आई, क्योंकि इसमें 31 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, इसमें 31 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। तो हमारे पास समझ में आ गया 31 गुणा में 13, 31 गुणा में 14, 31 गुणा में 15। अब देखो अगर हम इन तीनों के अंदर क्या है, 31 कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 31 को मतलब यहाँ पर अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 31 आ गया। तो इसके जो ड्राम, जो पहले वाले केस के ड्राम बनेंगे, वो हमारे पास में 13 ड्राम बनेंगे भाई। 13 ड्राम पहले वाले के, 14 ड्राम बनेंगे इस दूसरे वाले के, और 15 ड्राम बनेंगे तीसरे वाले के। तो आपसे ये भी पूछ सकता है टोटल कितने ड्राम बनेंगे, तो टोटल ड्राम जो है ना पूछ लेगा आपसे, तो आप इनको जोड़ भी दोगे, 13 प्लस में 14 प्लस में 15, तो टोटल जो ड्राम है ना वो इतने बनेंगे, जिसमें क्या है कम से कम हमारे पास में मतलब समान धारिता के साथ भरने के बाद में कितने ड्राम बनेंगे, तो 13 प्लस में 14 प्लस में 15। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो आप कम से कम मतलब कि यहाँ पर कितनी धारिता भरनी है वो निकाल सकते हो, और दूसरा यहाँ पर कि कम से कम जो टिन बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो आप इनको जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर 31 में यहाँ पर इनको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल जो ड्राम जो आएंगे वो इतने आ जाएंगे, 13 प्लस में 14 प्लस में 15। ठीक है भाई, तो 42 हमारे पास में ड्राम आ जाएंगे टोटल। ठीक है भाई, तो इसमें क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई,
तो टिनों की कम से कम संख्या क्या होगी? तो 42 जो है वो टिन की संख्या है। तो 42 जो है वो टिनों की संख्या है, और हमें ये पूछता ना कि उनके अंदर कितनी कितनी जो कैपेसिटी के जो है वो मतलब भरा गया है, तो वो हमारे पास में भरा है हमने 31 लीटर। हर एक ड्राम में 31 लीटर भरा है भाई, हर एक ड्राम में हमने 31 लीटर भरा है। अगला देखिए भाई, हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबी तीन इमारतें हैं, और लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है, तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई क्या होगी? बात को समझने की कोशिश करना भाई। देखो, तीन हमारे पास में इमारतें हैं, ये इमारत नंबर 1 है, ये इमारत नंबर 2 है, और ये इमारत नंबर 3 है। अब हमारे पास में देखो, हमें क्या है, इसमें तख्ते लगाने हैं, मतलब एक तरीके से हमें मान लीजिए चाहिए, आप टाइल मान लीजिए, हमने यहाँ पर टाइल लगानी है, टाइल लगानी है हमने। तो यहाँ पर जो टाइल लगेंगी ना, उस टाइल की मैक्सिमम लंबाई कितनी हो, मैक्सिमम लंबाई जो है वो कितनी हो, जिससे क्या है सभी के ऊपर वो टाइलें जो है ना वो बराबर बराबर आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताओ भाई, एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकाल लेंगे? बताओ मुझे, बताओ एलसीएम निकाल लेंगे या फिर एचसीएफ निकाल लेंगे? मुझे इतना बता दो बस आप। मुझे सिर्फ इतना बता दो, एलसीएम निकालोगे एचसीएफ? आयुष ने जवाब दिया है एचसीएफ, बिल्कुल सही है। मतलब कि एचसीएफ ही तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एस वही तो होगा जो इसमें से भी कॉमन आ जाए, इसमें से भी कॉमन आ जाए और इसमें से भी कॉमन आ जाए, तो वो एचसीएफ ही तो होगा। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है 119, 153 और 204 का, तो तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो आप तीनों के तीनों आंसर, मतलब इसका जो भी आंसर आए वो निकाल लेना। ठीक है भाई, अगला देखिए, बिल्कुल सही है, वंदना भी सही है, आयुष का भी सही है और रामू का भी सही है, तीनों का सही है। आप देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये देखो शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आता है क्वेश्चन। अब इसको समझने से पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा भूल जाओ। यहाँ पे देखो घंटी बजने वाली स्थिति देख लो भाई, घंटी बजने वाली स्थिति, घंटी बजने वाली कंडीशन। ठीक है, तो घंटी कब बजेंगी? तो अब सुनना मेरी बात, मैंने अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, मैंने आपको ये बोला कि एक भाई देखो, मैंने यहाँ पर ये बोला, देखो इसमें देखो, यहाँ पर क्या है, 3 घड़ियाँ हैं, 4 घड़ियाँ मान रखी हैं, हम एक एग्जाम्पल में 3 घड़ियाँ मान लेते हैं। पहली घड़ी जो है ना, पहली घड़ी जो है वो हर 15 सेकंड में बजती है भाई, पहली हर 15 सेकंड में बजती है। ठीक है, दूसरी जो है ना सेकंड वाली, वो हर 5 सेकंड में बजती है, और तीसरी जो घड़ी है वो मान ली हमने, वो हर 10 सेकंड में बजती है। अब एक बात समझना मेरी, अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं एक बार। पहली घड़ी मान लीजिए 15 सेकंड में बजी, उसके बाद में बजेगी 30 सेकंड पे, उसके बाद में बजेगी 45 सेकंड पे, उसके बाद में क्या है 60 सेकंड पे, ऐसे ही तो बजेगी, ये चलती जाएगी, ऐसे बजती रहेगी। और जो 5 सेकंड में बजती है, वो पहले 5 पे, फिर 10 पे, फिर 15 सेकंड पे, फिर 20 सेकंड पे, फिर 25 सेकंड पे, और फिर 30 सेकंड पे, और फिर वो 35 सेकंड पे, और ऐसे ही ये चलती जाएगी भाई। ऐसे ही थर्ड जो घड़ी है ना, वो पहले 10 सेकंड पे बजेगी, फिर वो 20 सेकंड पे, फिर वो 30 सेकंड पे, फिर वो 40 सेकंड पे, वो फिर वो 50 सेकंड पे, यही तो बजेगी। तो मतलब हमने एक बार ये माना कि ये तीनों घड़ियां हैं जो है ना, तीनों की तीनों एक साथ बजी, मान लीजिए शुरुआत जो की है वो एक साथ की है, एक साथ इन्होंने शुरुआत की है। तो दोबारा से वो कब 7 बजेंगी? तो देखो भाई, दोबारा से ये तो 15 सेकंड के ऊपर बजेगी, लेकिन ये वाली भी 15 सेकंड में बज रही है, ये भी बज रही है 15 सेकंड पे, और ये भी बज रही है भाई, लेकिन ये वाली तो कहीं नहीं बजती 15 सेकंड पे। तो मतलब ये दो तो बज जाएंगी, लेकिन ये तीसरी वाली जो है ना वो 15 सेकंड पे नहीं बजेगी, तो 15 को हटा दो भाई। अब 30 को चेक करते हैं, 30 सेकंड पे बजेंगी,
ये वाली भी 30 सेकंड पे बज रही है भाई, ये वाली भी 30 सेकंड पे बज रही है, मतलब कि वो दोबारा जो बजेंगी ना वो आपकी 30 सेकंड के बाद बजेंगी, मतलब 30वीं सेकंड जो होगी ना उसके ऊपर ही दोबारा बजेंगी। तो ये क्या है, ये 15 सेकंड, 5 सेकंड और 10 सेकंड का मैं एलसीएम निकालता 15, 5 और 10 का, तो यहाँ पर क्या आता 5 गुणा में 3, यहाँ पर क्या आता 5 गुणा में 1 और यहाँ पे क्या आता 5 गुणा में 2, और एलसीएम क्या होता भाई, इसमें 5 कॉमन तीनों में, तो यहाँ पर 5 गुणा में 3 गुणा में 2, तो 5×3 = 15 दूनी 30, तो ये क्या है, ये इसका एलसीएम है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, वंदना बिल्कुल सही, ये इसका एलसीएम है। तो घंटी वाला जो केस बने ना तो हमारे पास में एलसीएम निकालना चाहिए, क्योंकि एलसीएम ही वो संख्या होगी जिसके बाद में वो तीनों जो हैं वो एक साथ बच सकती हैं। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन, अब कर लोगे इस क्वेश्चन को, है भाई, अब कर लोगे। 4 घंटियां हैं, 4, 6, 8 और 14, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 हो गई, ये 6 हो गई, ये 8 हो गई और ये 14 हो गई। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को 2 का क्यूब और 14 को 2 × 7। तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम जो है ना वो 2 की पावर तो मैक्सिमम 3 है, तो एलसीएम आएगा 2 की पावर 3, और गुणा में यहाँ पर जो है 3 तो अकेला है, 3 तो कहीं और जगह है पे नहीं, तो 3 यहाँ पर रख दिया, और 7 भी अकेला है तो 7 भी हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया, यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं भाई इसको सोल्व। तो यहाँ पर कितना आएगा 8, 3 और 7, तो यहाँ पर 8 और 21, तो कितना आया 168 सेकेंड्स आई हैं भाई। ये क्यों आई सेकंड, क्योंकि यहाँ पर भी सेकंड्स में था, तो यहाँ पर हमारे पास में भी सेकंड ही तो आएंगी। अब देखो, तो भाई सेकंड को हम अब देखो मिनट में बदल लेते हैं, तो भाई हमारे 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो 168 सेकंड में कितनी मिनट होंगी, तो 168 सेकंड को अब 60 से डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, मतलब कि 120 सेकंड तो आ जाएंगे अपनी 2 मिनट, ठीक है। 120 तो आ जाएंगे अपनी 2 मिनट, तो ये आ गई भाई 6 दूनी 12, और बचा कितना 48, तो 48/60, तो मतलब की बात ये है 2 तो मिनट आ गई और ये 48 सेकंड आ गई, 2 मिनट और 48 सेकंड, तो यहाँ पर 2 मिनट और 48 सेकंड के बाद में बजेंगी वो एक साथ में। तो पहली बार कब बजी थी, तो पहली बार बजी थी वो 12 बजे, पहली बार जो बजी थी वो 12 बजे बची थी, तो इसका मतलब कि 2 मिनट 48 सेकंड, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर वो दोबारा से बजेंगी। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। अगला देखो 3 घड़ियां हैं, 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड, और ये मतलब कि बहुत बढ़िया रामू, बहुत बढ़िया। तीनों घड़ियां जो है ना वो 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती हैं तो कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी, कर लोगे आराम से। एलसीएम ही तो निकालना है, एलसीएम ही तो निकालना है। जो भी एलसीएम हमारा आएगा वो सेकंड्स में आएगा, सेकंड्स को मिनट में बदलना है तो डिवाइड कर लेना 60 से, 60 से जितना पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो तो अपनी आ जाएंगी मिनट, और जो बचेगा जो शेष फल वो हमारी आ जाएंगी सेकंड। तो ये तो हमारी मिनट आ जाएंगी और ये हमारी सेकंड्स आ जाएंगी। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सोल्व कर लेना। ये देखो भाई, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। देखो चौराहा है, चौराहे पर 3 बत्तियां हैं, एक तो 48 सेकंड पे बजती है, मतलब एक 72 सेकंड पे बजती, मतलब बदलती है, ठीक है। एक जो है वो 108 सेकंड पे बदलती है, तो वो एक साथ बदली हैं 8:20 पे, मतलब पहली बार जो है वो 8:20 पे एक साथ बदली हैं। तो दोबारा कब बदलेंगी, तो इनका एलसीएम ही तो निकालना है। जो भी एलसीएम आएगा वो हमारा किस में आएगा, क्योंकि हमारे जो ये आंकड़ा जो है ये सेकंड्स में है, तो एलसीएम भी हमारा सेकंड्स में आएगा। जो भी सेकंड्स में आई, जो भी हमारा जो जितनी भी सेकंड्स आएंगी उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करने के बाद में जो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो तो मिनट होंगी भाई, और जो बचे हुआ शेषफल जो होगा ना वो हमारी सेकंड्स हो जाएंगी।
तो जो बची हुई हैं वो हमारी सेकंड्स होंगी, तो ये हमारी मिनट्स हो जाएंगी, ये हमारी सेकंड हो जाएंगी। तो 8:20 हमें पहले से दे रखी है। जितनी भी मिनट आएंगी, मान लीजिए 7 मिनट आई, मान लीजिए 7 मिनट आएंगी, मान लीजिए, और 36 सेकंड आई। 7 मिनट 36 सेकंड अगर आता है तो 8:20 तो ये दे रखा था पहले से ही। 8:20 पर तो पहली बार बदली थी वो, तो 7 मिनट जोड़ दो और 36 सेकंड जोड़ दो, तो 8 मिनट 27 सेकंड, मतलब सॉरी 8:27 36 सेकंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 7 मिनट और 36 सेकंड आता है तो, और कुछ और आता है तो इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, ये आप खुद करोगे। ठीक है, ठीक है भाई। अगला देखिए, ये देखो भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप। ये वाला भी आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, ये भी खुद ट्राई करोगे आप। ठीक है भाई, इसको भी लिख लीजिए, मतलब जगह छोड़ लो आप। ठीक है भाई। अगला देखिए भाई, अगला क्या बोला है, वही क्वेश्चन है। अब 5 घंटे दे रखी हैं, तो वो 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने सेकंड के बाद वो दोबारा से बजेंगी, तो ये भी तो एलसीएम ही है, तो इसमें भी एलसीएम निकालना है। निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड्स में है, आंसर भी सेकंड्स में है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड्स में नहीं होता, अगर आंसर मिनट में दिए होते तो हम 60 से डिवाइड कर लेते। ठीक है भाई, ये वाला भी करोगे आप खुद, ये वाला नहीं करोगे, मैं खुद करवाऊंगा आपको। ये वाला देखो भाई, ये वाला इसको मैं करवाऊंगा आपको, 39 वाला। 6 घंटियां हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं। ये भाई अपना अभी सीईटी हुआ था ना, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था सीईटी में। 5 की इवनिंग शिफ्ट में था ये, जिसका पेपर था ना 5 की इवनिंग शिफ्ट में, सेम क्वेश्चन आया था भाई। अभी जो हरियाणा सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें 5 की इवनिंग में ये पेपर आया था। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे करना था। देखो भाई, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। स्टार्टिंग में वो एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो हमारे पास में सबसे पहले तो आएगा, हमने एलसीएम निकालना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8, 10 और 12। कोई बात नहीं, वैसे तो इसका एलसीएम सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम समझ सकते हैं भाई, गलतियां नहीं करनी कभी भी। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अपने आप बन जाएगी, लेकिन गलतियां कभी भी नहीं करनी है। ठीक है भाई, तो ये है हमारे पास में कितना, ठीक है, तो ये है हमारे पास में इसका मतलब फैक्टर हमने कर लिए। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, एलसीएम आ जाएगा 60। तो यहाँ पर एलसीएम 2 की पावर 3 मैक्सिमम है, गुणा में 3 है, गुणा में 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8, 120 आएगा ना भाई, 120 आएगा। तो 15 × 120, तो 120 जो है वो अपना एलसीएम आ गया भाई। तो एलसीएम कितना आया, 120। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब की बात ये है कि 120 सेकंड्स आ गई हमारी, तो इसको मिनट में बदल लेते हैं भाई। अगर सेकंड्स कितनी है, 120 सेकंड है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। 120 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब कि 120 में 2 मिनट होती हैं भाई, 120 सेकंड्स में 2 मिनट होती हैं। अब आ जाओ भाई ऊपर, अब देखो 2 मिनट में ये एक बार बजती है, 2 मिनट में ये एक बार बजती है, एक बार। ठीक है, 2 मिनट में ये एक बार बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, मुझे इसका आंसर बताओ भाई। सेम क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम टू सेम। मेरे हिसाब से यही डाटा दे रखा था, डाटा थोड़ा अलग हो सकता है, क्या पता। ठीक है, देखो सुनना एक बार, इस बात को समझने की कोशिश करना। 2 मिनट में एक बार बजती है घड़ी, 2 मिनट में एक बार 7 बजती हैं। ठीक है, तो ये 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में अगर देखेंगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 15 बार तो वो बजेंगी साथ में, 15 बार बजेंगी साथ में, लेकिन 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, नन ऑफ डेज कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। या तो यहाँ पर 15 मिलता है ऑप्शन में, यहाँ पर नन ऑफ डेज मिलता, तो बच्चे क्या करते हैं, अरे यार सही है 15 तो आएगा नहीं। लेकिन वो बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि जब पहली बार, ठीक है, पहली बार जो घड़ी बजी थी ना, वो शुरुआत जो की थी वो भी तो है एक। अरे जब शुरुआत हमने टक दे बोली घड़ी, तो उसके बाद में ये मतलब जैसे ही बोली है, बोलने के बाद में एक बार तो ये बज गई, और जो 30 सेकंड का, जो 30 मिनट का जो गैप है,
में 15 बार हो गई भाई, तो 15 ये हो जाएंगी और एक बार शुरुआत में बजी, तो टोटल कितनी बार, तो टोटल होगी 16 बार, तो ये 16 बार बजेगी भाई। ठीक है, तो 30 मिनट में 16 बार बजेगी। तो मतलब एक बात दिमाग में बैठा लो कि एक बार जो हमने पहले बजाई है ना, उसको भी काउंट करना है, उसको भी काउंट में लेना है। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया? इसका आंसर आएगा डी। इसका जो आंसर आएगा वो ई नहीं आएगा, डी आएगा। बिल्कुल सही आया उसका। ये क्वेश्चन जो है ना, ये आया था आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करवा भी दिया। आ जाओ भाई। ठीक है, अब देखिए भाई, हमारे पास में अगला क्वेश्चन में बोला है कि एक माली है, अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। समझने की कोशिश करना, बढ़िया क्वेश्चन है। एक माली है, वो अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वह वृक्षों को 35, 14 या 21 की पंक्तियों में लगाता है, तो प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान हो और कोई भी वृक्ष नहीं बचना, मतलब कोई भी वृक्ष बचता नहीं है, मतलब सारे सारे लगा दिए जाते हैं, तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाने चाहिए? अब बताओ, इसमें हम एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे? बताओ भाई, इसमें हम एलसीएम निकालेंगे या फिर एचसीएफ? जल्दी से बताओ भाई। एलसीएम, बिल्कुल सही आयुष का, बिल्कुल सही जवाब है। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे ये भी समझ लो भाई। एलसीएम क्यों निकालेंगे ये भी समझ लीजिए। ऑप्शन देख के मत समझना कि संख्या बड़ी दे रखी है, 35 है, 14 है, 21 है, तो ऑप्शन में बड़े बड़े दे रखे हैं। यहां पर मान लीजिए ऑप्शन में 7 भी होता, ऑप्शन में मान लीजिए 7 होता, क्या करते? फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता कि एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएम निकालना है। तो एक काम करते हैं, समझ लेते हैं इन चीज़ों को, क्या मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है। देखो भाई, माली को लगाने हैं वृक्ष, और वह वृक्षों को 35 या फिर 14 या 21 की पंक्तियों में लगाता, मतलब या तो वो लगाएगा 35 पंक्तियां। मतलब की बात ये है, एक बार इसको 35 मत मानो, इसको ये मान लो, या तो वो 3 पंक्तियों में लगाता है। ठीक है, एक बार समझने के लिए, या तो 3 पंक्तियों में, या फिर वो निकालता है 2 पंक्तियों में। ठीक है, या फिर वो लगाता है 2 पंक्तियों में। ठीक है, ऐसे एक बार समझिए आप। ये मान लीजिए वो वृक्ष लगाता है ना, तो वो या तो वो 3 पंक्तियों में लगाएगा, और या फिर वो लगाएगा 2 पंक्तियों में। ठीक है, और सबके सब वृक्ष लग जाने चाहिए। तो मतलब की बात ये है, अगर सबके सब वृक्ष लग रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली संख्या में जितने वृक्ष लगेंगे और ये वाली संख्या में जितने वृक्ष लगेंगे, उन दोनों में क्या है, समानता होनी चाहिए। मतलब कि यहां पर जितने वृक्ष लगेंगे ना, उतने ही इतने इसमें होने चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है भाई? यहां पर तो 3 लग रहे थे, यहां पर 2 लग रहे थे। ये जो पॉसिबल तभी है कि यहां पर भी बराबर वृक्ष लगे, और इस तरीके से लगाए ना तो भी बराबर वृक्ष लगे। मतलब अगर 2 की पंक्ति बनाए तो भी बराबर वृक्ष लगे, और 3 की पंक्ति लगाए तो भी वृक्ष जो है वो बराबर लगे। तो ये तभी हो सकता है जब हम इसका एलसीएम निकाल ले। तो एलसीएम आएगा 3 × 2 बराबर 6। मतलब कि अगर 6 वृक्ष होंगे ना, तो हमारी 3 पंक्ति लगाओगे तो आप यहाँ पर 2 लगा दोगे, इस और इसमें भी 2 लगा दोगे, और इसमें भी 2 लगा दोगे, और यहाँ पर अगर 2 पंक्तियां बनाओगे तो इसके अंदर 3 लगा दोगे, और इसके अंदर भी 3 लगा दोगे। तो टोटल यहाँ पर भी 6 वृक्ष हो गए, और यहाँ पर भी हमारे 6 वृक्ष हो गई। तो हमारे सीधी सीधी बात यह है कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ही एक ऐसी संख्या होगी जो कि यहाँ पर भी काम करेगी और यहाँ पर भी काम करेगी। पूरे वृक्ष जो हैं वो बराबर रहेंगे, और जो पंक्तियां हैं उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका 35 का, 14 का और 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 7 तिये 21। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 7 तो कॉमन है सभी में। ठीक है भाई, 5 गुणा में 2 10 हो जाएगा, गुणा में 3 तो 7 तिये 21 मतलब 210। 210 इसमें आंसर नहीं है, तो नन ऑफ देज बन जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो कम से कम 210 वृक्ष ऐसे होंगे। ठीक है, कम से कम 210 वृक्ष ऐसे होंगे। अगला देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन देखो भाई,
अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी समझ लीजिए आप। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम। कंफ्यूज कैसे होते हैं, देखो भाई, अब सुनना मेरी बात को, मैं इसको भी एग्जाम्पल सुनाता हूँ। ये एक हमारे पास में सर्किल दे रखा है, ठीक है, और ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। सेम सर्किल है ये, सेम सर्किल है, उतनी उतनी साइज है भाई। ये मतलब यही है, मैं दो जगह बना दिया क्योंकि दो आदमी हैं। मान लीजिए दो आदमी हैं तो मैंने दो जगह बना दिया। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ठीक है भाई। ये जो है ना ए, ये पूरा चक्कर जो है ना वो 2 सेकंड में मार लेता है भाई, 2 सेकंड में मार लेता है। और बी जो है वो पूरा चक्कर जो है वो 3 सेकंड में मारता है। और मैंने क्या किया, मैंने एक साथ मतलब सीटी मारी, और एक साथ सीटी मारने के बाद में ए भी दौड़ेगा और बी भी दौड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये पहली बार आपस में इसी पॉइंट पर कितने सेकंड बाद मिलेंगे, ठीक है, कितने सेकंड बाद मिलेंगे। तो देखो आप क्या करोगे, आपको पता है कि भाई देखो, पहला चक्कर लगाएगा, ये पहला चक्कर, पहला चक्कर लगाएगा भाई। तो पहला चक्कर जो ए लगाएगा ना वो तो लगा देगा 2 सेकंड में, और जो बी लगाएगा वो लगाएगा 3 सेकंड में। अब सेकंड चक्कर जो लगाएगा, सेकंड चक्कर जो है ना वो ए तो लगाएगा 4 सेकंड में, क्यों, 2 सेकंड तो उसने पहले वाले चक्कर में लगा दी, और दूसरी जो सेकंड दोबारा चक्कर लगाएगा तो 2 सेकंड और जोड़ दो, तो यहां पर क्या है 6 सेकंड भाई। ये बी जो है वो पहला 3 सेकंड लगाएगा, उसके बाद दोबारा 3 सेकंड, तो 6 सेकंड हो गई। अब तीसरा चक्कर जो है ना वो क्या है, वो ये 6 सेकंड में लगाएगा और ये 9 सेकंड में। लेकिन हमारे पास में 6 सेकंड जो है वो कॉमन आ गई, मतलब कि 6 सेकंड जब होंगी ना, जब ए तो इस पॉइंट पे आ चुका होगा 3 चक्कर लगा के, 3 चक्कर लगा के 6 सेकंड पे आ चुका होगा, और बी जो है ना इसी पॉइंट पर 6 सेकंड में 2 चक्कर लगाने के बाद में पहुंच गया होगा। तो मेन बात यह है कि यहां पर भी हम एलसीएम ही निकालते हैं। एक एलसीएम ही एक ऐसी संख्या होगी जो कि उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए दोनों को सेम टाइम पर, मतलब कि दोनों के दोनों उस समय में वहीं पर पहुंचेंगे। तो यहां पर भी एलसीएम का रोल है, तो माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि यहां पर भी एलसीएम रखा जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। तो अब देखिए भाई, यहां पर क्या बोला है भाई, 3 मित्र थे ए बी सी, वो वर्ताकार मार्ग पर एक दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर लगाने के लिए ए जो है ना वो तो लेता है भाई 24 सेकंड, बी लेता है 36 सेकंड, और सी लेता है 30 सेकंड। तो भाई वो तीनों के तीनों जो है वो दोबारा से अपने उसी प्रारंभिक बिंदु पर कितनी सेकंड बाद मिलेंगे। तो हम कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं ना। तो 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, मतलब कि 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ पर क्या होगा 9 चौके 36, मतलब कि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 30 को 10 गुणा में 3 करते हैं, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 5। एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 2 के लिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है 3 है, ये भाई 2 की पावर 3 आ गया। 3 के लिए मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है भाई, और 5 के लिए तो मैक्सिमम पावर 5 ही है। तो ये जो है वो एलसीएम आ गया भाई। तो एलसीएम कितना है अपना भाई, ये 8 आ गया, ये हमारा 9 आ गया, और ये यहाँ पर अपना 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस देखो सोल्व करने के लिए आसान ये है, 8 पंजे 40, और 40 को हम 9 से करेंगे तो 360 सेकेंड्स, 360 हमारे पास में सेकंड आ गई। लेकिन हमारे पास में क्या है, ये आंसर दे रखे हैं मिनट में भाई, ये आंसर जो है ना वो मिनट में है, ठीक है। ये मिनट में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लिख लो भाई, ये मिनट्स में है भाई, ये जो है ना ये मिनट्स में है। तो सेकंड को मिनट में बदलना है ना, तो 360 को 60 से डिवाइड कर दो, 6 मिनट। तो 6 मिनट के बाद में वो दोबारा से मिलेंगे। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। रामू, आयुष और वंदना, और कमेंट जो भी नहीं कर रहा है वो भी भाई बता दो समझ में आया या फिर नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई। आयुष को तो क्लियर हो गया भाई, रामू को भी क्लियर है। चलो ठीक है, अब अगला देखिए भाई। अगला जो क्वेश्चन बोला है सीमा, मीना और रीना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट, ठीक है।
सीमा, मीना और रीना जो है एक वर्ताकार मार्ग पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करती हैं। तो सेम टू सेम तो क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें जो भी आंसर आएगा देख लेना, मैं ये गलती से टिक लगा दिया। आंसर जो है वो एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम ही इसका जो है वो आंसर आएगा, खुद ट्राई करना। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन मैंने कल एग्जाम्पल समझाया था आपको। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो हमारे पास में 2:3 दे रखा है। उनका एलसीएम और एचसीएफ जो है ना, उनका जो गुणनफल दे रखा है 33,750। तो उन संख्याओं का योग क्या निकाल सकते हो? सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि भाई पहली संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है। तो ये बराबर होता है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ। सुनना मेरी बात को, यहां से एक बात समझ में आई, हमारे पास में जो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो 33,750 है, 33,750 है। लेकिन पहली संख्या हमें नहीं पता, सेकंड संख्या भी नहीं पता, तो हमें ये चीज़ें नहीं पता, तो इसको ऐसे कैसे रख लेते हैं भाई, पहली संख्या और सेकंड संख्या हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली संख्या निकालते हैं। तो पहली संख्या क्या होगी भाई, तो हमें पता है कि भाई फर्स्ट संख्या क्या होगी भाई, जो अपना एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ है, ठीक है, गुणा रेशो। सेकंड संख्या क्या होगी, तो सेकंड संख्या जो होगी हमारी वो क्या होगी भाई, एचसीएफ है ना, गुणा में क्या है, रेशो, जो दूसरे वाला रेशो। तो यहाँ पर हमें क्या आया कि पहली संख्या देखो एचसीएफ कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास रेशो यहाँ पर 2 और 3 है। तो मतलब कि यहाँ पर ए की जगह हम 2 रखेंगे और बी की जगह 3 रखेंगे। ठीक है, बी की जगह 3 रख दिया। अब इसकी जगह रख दिया हमने, इसकी जगह रख दिया भाई पहले जो फर्स्ट संख्या है ना उसकी जगह, तो हमने एचसीएफ की जगह मैं एच लिख लेता हूँ, एच गुणा में 2। अब ये गुणा का निशान है बड़े वाला, छोड़ दो भाई। सेकंड संख्या जो है वो भी एचसीएफ गुणा में 3, तो एच गुणा में 3 कर दिया भाई मैंने, एच गुणा में 3। तो यहां से हमारा देखो सोल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको सोल्व करेंगे ना भाई, सोल्व करेंगे तो यहां पर आएगा एच स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6 है, तो काट दो भाई, 6 को काट दो। तो यहां से काटेंगे ना, 6 पंजे 30, 6 छक्का 36, और यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो यहाँ पर एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5625। तो यहाँ पर एच क्या आएगा, तो एच आएगा भाई कितना, 7 तो 8 होता 56, तो 75। एच की वैल्यू आ जाएगी 75। मैंने ये कैसे किया बताऊँ, ये मैंने इसलिए किया है, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 गुणा में 25 अगर करते हैं ना हम, तो यहाँ पर देखो एक ट्रिक होती है, 5 5 25 कर दो आप सीधा, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक को तो 2 ही मान रखो और एक को कर दो 3, 2 3 6। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कर दिया। मुझे एक पता लगा कि देखो 25 है, यहाँ पर 25 था, तो 25 का तो 5 ही आएगा, यहाँ पर तो 5 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 56 है, तो 7 × 8 होता 56, मतलब कि यहाँ पर 7 आएगा। तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पर मान लिया कि 75 आएगा भाई। आप निकालोगे तो आपका भी 75 ही आएगा। ठीक है, ये भी एक अलग से क्लास लूँगा मैं, उसमें समझाऊंगा ये चीज़ें कैसे मैं शॉर्टकट करता हूँ। ठीक है, एक क्लास स्पेशल लूँगा, उसमें समझा दूंगा ये चीज़ें मैं शॉर्टकट में कैसे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास में h बराबर 75, मतलब हमारे पास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका 75। अब पूछा क्या है, उन संख्याओं का योग पूछा है। तो देखो भाई हमारे पास में संख्या क्या थी, a/b था, 2/3 था। तो यहां पर हमारे पास में संख्या क्या होंगी, तो भाई संख्या अगर हम करें, संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, वो 75 गुणा में 2, और यहां पर कितनी आएगी 75 गुणा में 3, क्योंकि संख्या क्या होती है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणा में रेशो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है 150। ठीक है भाई, और यहाँ पर कितना आ चुका है, 5 × 15 और 7 × 21 और 1 22, 225। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 375। तो ये है हमारा राइट आंसर 375। ठीक है, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, मतलब हमें पता है कि भाई देखो सम जो आएगा ना, सम में क्या आएगा, तो सम जो है HCF गुणा में a+b कितना है 5, 2 और 3 5। तो यहाँ पर सीधा भी कर सकते हैं हम 75 गुणा में 5, तो ये भी हमारा 325 ही 375 ही आता भाई।
ठीक है भाई, आ गया समझ में। अगला देखो भाई, अगला देखो भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। देखो भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर इनका अगर आप एचसीएफ निकालोगे ना, तो आई थिंक एचसीएफ जो है ना इनका निकलेगा भी नहीं आपसे। मतलब अगर आप मतलब, क्योंकि एचसीएफ निकालना जरूरी नहीं है कि हमेशा एचसीएफ निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ निकालोगे आप तो नहीं निकलेगा। लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए, देखो बात समझने की कोशिश करना, बात समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये बोलूँ 4 और 6, ये दोनों संख्याएं हमें दे रखी हैं, और ये दोनों संख्याएं जो है ना ये किससे डिवाइड होंगी, तो हम सीधा सीधा इनका डिफरेंस लेते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। तो ये आता था हमारा एचसीएफ, और इसको चेक करते थे कि भाई ये 400 डिवाइड कर देगा भाई, इसको भी कर देगा, ठीक है भाई, तो ये तो कर देगा भाई। लेकिन अब मैं मानता हूं भाई 5 और 7, अब 5 और 7 को मैं देखा जाए ना, ठीक है, 5 और 7 को देखा जाए तो मनोज क्या कह रहा है, सर जी सीईटी में क्लर्क का पेपर कितने नंबर पे दे सकते हैं, एनी आइडिया। तो मनोज भाई देखो, अभी अगर इन्होंने है ना पॉलिसी बिल्कुल साफ सुथरी नहीं रखी हुई है, इन्होंने बोला है कि कॉमन टेस्ट करवाएंगे ना, तो ये मान लो 60 नंबर से अगर ऊपर बन रहे हैं आपका तो दे सकते हो, कॉमन करवाएंगे तो, और अलग अलग करवाएंगे तो थोड़ी दिक्कत है भाई। अगर अलग अलग करवाएंगे तो ये मान लो भाई 75 से ऊपर, अगर कॉमन करवाएंगे तो 60 से ऊपर, और अगर अलग अलग करवाएंगे मतलब क्लर्क का अलग, ग्राम सचिव का अलग, पटवारी का अलग, तो आपके 75 से ऊपर, ठीक है। आ जाओ भाई, तो यहाँ पर अगर हम इसका एचसीएफ निकाल लें तो यहाँ पर एचसीएफ का डिफरेंस 2 आएगा, लेकिन ना तो 2 यहाँ से डिवाइड होता है ना यहाँ पर 2 डिवाइड होता है। तो एक बात समझो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अगर इसमें 1 घटा दें और इसमें भी 1 घटा दें तो यहाँ पर 6 बनेगा और यहाँ पर 4 बनेगा, जो है इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर शेषफल जो है ना, यहाँ पर 4 में अगर 1 जोड़ दें और 6 में 1 जोड़ दें तो शेषफल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक तरीके से यहाँ पर 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते तो हमारे पास में 1 शेषफल आता, 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते तो हमारे पास में 1 जो आता वो शेषफल आता। तो मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर बोला है कि भाग देने पर शेषफल आता है और समान आता है, तो सीधी सीधी बात है, आप सीधा सीधा इसका एचसीएफ ही निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, जो भी आएगा ना उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं भाई, तो डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस करोगे आप तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में 8 और यहाँ पर आएगा 48, मतलब ठीक है, ये तो 48 आ गया भाई। इसको और देखते हैं, इसको और देखते हैं 2 और 9, तो यहाँ पर आ चुका है 92। अब इसका और डिफरेंस ले लो भाई, ठीक है, इसका और डिफरेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास में 4 और यहाँ पे 44, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 44 आ गया। तो 44 में अगर देखोगे तो 44 का कोई फैक्टर दिखता है इसमें से, 44 का कोई फैक्टर दिख रहा है भाई आपको, नहीं दिख रहा ना भाई कोई भी। तो एक काम करो, एक और कर लो इसको, 1 गुना में 44 आएगा, 44 से तो होगा नहीं। अब देखो 2 गुना में 22, 22 से देखो भाई, 22 से डिवाइड करके देखो भाई होता है या नहीं होता, 22 से डिवाइड करके देखो होता है या नहीं होता। पैंसठ के अराउंड है क्या आपके, 65 के अराउंड है भाई। अगर कंबाइन अगर आएगा ना तो हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब इसको 2 से 22 से करो तो 22 से भी नहीं होगा। देखो सुनो मेरी बात को, मेरी बात को सुनो, 22 से ये डिवाइड नहीं होंगे, इनके आसपास में कोई संख्या देखो, ये 43, 91 और 183, ये तीनों संख्याएं जो है ना वो 22 से भी डिवाइड नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, इनके आसपास की संख्या देखो कि डिवाइड होती है नहीं होती। तो देखो भाई मैं सोचता हूँ अपने हिसाब से, देखो 22 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 22 आएगा और फिर 44 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो 22 तो यहाँ पर डिवाइड नहीं है, 44 जो है वो इससे ज़्यादा हो गया, तो उसको बैठा दो, ठीक है भाई। अब और देखते हैं, तो और क्या बनेगा, 4 गुना में 11, 4 गुना में 11, तो अब 11 से देखते हैं भाई,
तो 11 से देखते हैं ना भाई, तो 11 से अगर आप देखते हो, इसको डिवाइड करके देखते हो, तो 11 से आप देखोगे तो 11 चौके 44, तो ज़्यादा चला जाएगा, 11 तिये 33, है ना, तो 10 आएगा, 10 तो ऑप्शन में नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो 4 से डिवाइड करके देखो आप, 4 से डिवाइड करो भाई, 4 से, इस वाले 4 से करो, इस वाले 4 से करो, इस वाले 4 से हो जाएगा, इस वाले 4 से करो, मैं इसको समझाऊंगा आपको अच्छे तरीके से। 4 से करोगे ना तो यहाँ पर 3 शेष फल आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप करोगे तो 88 और 3 शेष फल आएगा, और यहाँ पर 4 से करोगे तो कितना आएगा भाई, 4 चौके 16 और 23 4 पंजे 20, 3 आएगा भाई। तो 4 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा और 3 जो है वो शेष फल आएगा। तो पूछा क्या था, पूछा क्या था वह, बड़ी से बड़ी संख्या वो आएगी 4 भाई, बड़ी से बड़ी संख्या वो 4 होगी, बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो 4 आएगी और शेषफल जो आएगा वो 3 आएगा। अब इसको समझने की कोशिश करना दोबारा से, ठीक है, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में, तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखो भाई, देखो हमारे पास में 3 संख्याएं हैं, 43, 91, 183। कोई बात नहीं रामू, मैं समझाता हूँ। 43 है, 91 है, 183 है। कोशिश करो, पहले सबसे पहले हमें देखो, इसमें बोला है कि शेषफल जो है ना वो समान मिलता है, तो समान हमने मान लिया कि शेषफल जो है वो समान मिलता है, तो हमें नहीं पता कि भाई क्या शेषफल है, ठीक है। अभी के लिए माइंड में दिमाग में रखो कि इसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा है, इसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा है, इसमें भी कुछ ना कुछ ज़्यादा है, इसमें भी कुछ ना कुछ ज़्यादा है, और ज़्यादा क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन ज़्यादा है इतना हमें पता है, ठीक है, इतना हमें पता है कि ज़्यादा जरूर है। तो 43 माइनस एक्स रख दिया जो कि बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, 91 माइनस एक्स रख दिया जो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, 183 माइनस एक्स रख दिया जो कि बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, जो हमारा जो नंबर होगा, ठीक है। तो अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं, अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं, तो क्या आएगा, डिफरेंस अगर आपने किया था तो यहाँ पर हमारा 48 आया था और यहाँ पर हमारा 92 आया था, ठीक है। डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, इस एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चेक करेंगे, देखो भाई इनका डिफरेंस भी ले लो आप, इनका डिफरेंस लेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 44। अब देखो 44 जो है ना, इसके हमें करने हैं फैक्टर, तो पहला हमने फैक्टर किया 1 गुना में 44, ठीक है। 44 से अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये जो है ना ये छोटा है, 44 से पहले ही छोटा है, तो 44 को खत्म करो, 44 का कोई रोल नहीं है, शेषफल तो बच नहीं सकता, फिर शेषफल तो बचेगा नहीं, तो यहाँ पर तो पूरा ही शेषफल बच जाएगा 43 से 43, तो यहाँ पर ये तो छोड़ दो। आगे इसका और फैक्टर करते हैं, 2 गुना में 22। अब देखो भाई पहले 22 से चेक करते हैं, 22 से अगर आप करोगे ना तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो भाई 22 से अगर करते हैं तो 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, तो यहाँ से शेषफल आएगा 21, यहाँ से शेषफल जो आता है वो 21 आता है, ठीक है, क्योंकि 22 एकम 22 और 22 को आगे अगर 43 तक पहुँचना है तो 21 हमारे पास बचता है, तो 21 हमारे पास शेषफल आया। अब 22 को इससे करते हैं तो हमारे पास से 22 चौके 88, तो यहाँ पर शेषफल 3 आया है, दोनों क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो 22 भी आंसर नहीं आएगा, तो 22 भी क्या है वो आंसर नहीं है भाई। तो अब और चेक करते हैं भाई, तो आगे हम और चेक करते हैं, तो क्या करेंगे भाई 4 गुना में 11, तो 11 से करके देखते हैं भाई पहले, तो 11 से अगर हम करके देखते हैं तो 11 तिये 33, तो 11 तिये 33 तो यहाँ पर आ जाएगा, और 10 हमारे यहाँ पर शेषफल आ जाएगा। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर देखते हैं तो 11 8 88, तो यहाँ पर शेषफल आएगा 3, ठीक है। 88 के बाद में 91 तक अगर पहुंचना है तो 3 हमारे पास में शेषफल होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है, तो 11 को भी आप हटा दो, 11 को भी आप हटा दो। तो अब क्या करोगे, तो अब देखते हैं भाई जो बचा हुआ जो है 4, इस 4 को, क्योंकि बड़ी संख्या देखनी है ना हमें, तो बड़ी 4 है, बाद में 4 भी नहीं होगा ना, तो फिर हम 2 को चेक करेंगे, पहले हम 4 को चेक करते हैं। तो भाई 4 को अगर चेक करते हैं तो देखिए भाई 10 चौके 40, तो यहाँ पर 40 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो शेषफल आ गया 3, और 4 से करेंगे तो हमारे पास में कितना है 88 तक तो कट जाएगा, 22 चौके 88, तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर भी 3 शेषफल बचता है। अब इसमें करेंगे तो 180 तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 3, तो यहाँ पर भी 3 शेषफल, यहाँ पर भी 3 शेषफल, यहाँ पर भी 3 शेषफल। 3 शेषफल कब आया, जब हमने 4 से डिवाइड किया, तो हमने 4 से डिवाइड किया है ना, तब हमारे पास में 3 शेषफल आया है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास में 4 होगी, जिससे हमारे पास में समान शेषफल बचेगा। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया।
बताओ अच्छे से समझ में आया है या फिर नहीं आया, मैं अगला करवा दूंगा, बताओ। ठीक है, इसको प्रैक्टिस में 2 दिन पर ले लेना, 2 दिन पर करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई। इसने क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे जिससे, ठीक है, जिससे 55, 127 और 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। देखो भाई, हमें दे रखा है 55, 127 और 175। अब इसमें 7 शेषफल बच रहा है, मतलब इन संख्याओं में 7 क्या है, वो ज्यादा था तो कम कर लो। 7 जो है वो ज्यादा था, 7 ज्यादा था तो हमने यहाँ पर कम करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास में कितना आएगा, देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 48, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 120, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 168। सही है। अब हमारे पास में जो ये वो संख्याएं हैं जो कि पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका निकाल लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इसका डिफरेंस निकाल लेता हूं, तो 48 आता है। तो 48 में देखो भाई, क्या 48 से डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा भाई, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या 120 जो है वो 48 से डिवाइड होगा, क्योंकि 24 पंजे 120 होता है, हमें पता है। तो 48 को अगर 2.5 से गुणा करेंगे ना तब 120 आएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड थोड़ी ना हुआ, पूरा पूरा डिवाइड थोड़ी ना हुआ। तो 48 तो इसका आंसर नहीं आएगा। तो 48 के बाद में जो सेकंड फैक्टर बचता है वो क्या बचता है, देखो पहला तो आता है 1 × 48, तो 48 से ये वाली डिवाइड नहीं होगी भाई, तो नहीं होगी तो इसको 48 को छोड़ दो। अब देखो 2 × 24, 24 से देखोगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो 24 आ जाएगा। तो 24 है वो हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया या नहीं आया? जो शेषफल था उसको हमने पहले ही कम कर दिया, शेषफल जो बचता था उसको हमने पहले ही कम कर दिया भाई। बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ भाई। आ गया, बहुत बढ़िया। रामू, आपको आया या नहीं आया? रामू को नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, मैं करवाता हूं दोबारा से। देखो बात को समझो, समझो पहले बात को। मैं आपको ये बोलूं, आपके पास में दो संख्याएं हैं। एक तो संख्या आपके पास में है 6 और एक आपके पास में है 11। ठीक है, 6 है और 11 है। और मैं आपको बोलूं कि इस संख्या को अगर हम एक समान संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल जो है वो समान आता है, शेषफल जो है वो समान आता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, हमें सीधा सीधा इनका डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस आया 5। अब आप देखोगे ये डिफरेंस जो है ना वो 5 जो आया है ना वो एक तरीके से एचसीएफ है। अब हम चेक करेंगे क्या 5 से डिवाइड करने पर समान शेषफल आता है या नहीं आता। तो हम 6 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक बार पूरा कटेगा और हमारे पास में जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। ठीक है भाई, शेषफल जो है वो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही हम 11 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से पूरा पूरा कटेगा और जो ऊपर जो 1 जगह आया है वो शेषफल बचेगा। तो दोनों से हमारे पास में शेषफल जो है यहाँ से भी 1 आया और यहाँ से भी 1 आया। तो ये संख्या जो है ना ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जिससे समान शेषफल मिलेगा, जिससे हमारे पास में समान शेषफल मिलेगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास में हमारे माइंड में ये इमेज बना लो, आप माइंड में ये इमेज बना लो कि अगर हमारे पास में कोई भी संख्या दे रखी है, 2, 3, 4, 5, 10, 15 जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, उनमें से अगर समान शेषफल बचता है, समान शेषफल बचता है तो हमें क्या करना है, हमें उनमें से डिफरेंस निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास में 3 संख्याएं दे रखी हैं, 55, 127 और 175,
और प्रत्येक दशा में 7 जो है वो शेषफल बचता है। तो 7 शेषफल बच रहा है ना, उसको पहले ही घटा दो आप। शेषफल को बचाओ ही मत, शेषफल को हम बचाएंगे नहीं भाई। तो यहाँ पर आएगा 48, यहाँ पर आएगा 120 और यहाँ पर आएगा 168। तो ये जो संख्याएं होंगी ना 168, 120 और 48, ये 3 संख्याएं वो होंगी जो पूरी पूरी भाग चली जाएंगी, जो पूरी पूरी भाग चली जाएंगी, क्योंकि अब इसमें शेषफल नहीं बचेगा। शेषफल तब बचता जब 48 में हम 7 जोड़ते तो 55 बनता, ठीक है। 120 में अगर 7 जोड़ते तो 127 बनता, 168 में 7 जोड़ते तो 175 बनता, तब हमारे पास में 7 शेषफल बचता। लेकिन अब ये वो संख्याएं वो हैं जिसमें कुछ भी जो है नहीं बचेगा, मतलब पूरी पूरी भाग चली जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इन तीनों का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। तो यहाँ पर अगर फैक्टर निकालेंगे ना, तो कोई का भी डिफरेंस निकाल लो आप। मैंने इसका डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। मुझे लगा कि इसका डिफरेंस जो है वो छोटा है, तो यहाँ पर जो छोटा डिफरेंस था मैंने 48 मान लिया। तो अब 48 से मैं डिवाइड करूँगा, इसको हो जाएगा। लेकिन 48 से 120 जो है वो डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब 48 तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं आएगा। तो क्या आएगा भाई, तो 48 को लिख सकते हैं हम 2 गुना में 24। तो 24 चेक करते हैं भाई। सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी संख्या चेक करनी पड़ती है। 24 देखेंगे तो ये यहाँ से भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। तो जो राइट आंसर आ जाएगा 24। अगर ये 24 भी नहीं करता तो हम क्या करते, तब हम करते भाई कितना, 3 गुना में 16, ठीक है। 16 3 48 होता ना, फिर 16 को चेक करते, फिर 16 अगर आंसर आ जाता, मतलब सभी को डिवाइड कर देता, तो 16 आंसर आता। अदरवाइज फिर आगे और चेक करते, ठीक है भाई। अब बताओ रामू, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729, 901 तथा 901 को भाग देने पे, सुनो सुनो, ये इसको देखो, यहाँ पे 901 दो बार लिखा हुआ शायद, ये 200 901 है ना, ये दो बार है। अब देखो इसने क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 729 और 901 को भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेषफल बचे। तो देखो भाई, पहली संख्या है 729, दूसरी संख्या है 901। पहली संख्या को अगर भाग देते हैं तो 9 शेषफल आता है, मतलब इसमें 9 ज़्यादा है, इसमें 9 ज़्यादा है तो 9 कम कर दो, तो वो रियल संख्या क्या होगी, 720 होगी। और इस संख्या को अगर भाग देते हैं तो हमारे पास में 5 शेषफल बचता है, इसका मतलब यहाँ पर 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 को कम कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 896। ठीक है भाई, ये हमारे पास में आ चुका है। अब हमारे पास में क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है, ऐसी संख्या निकालनी है जो 720 को भी डिवाइड कर दे और 896 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 6, 7 और 1, 176 आ गया भाई, ठीक है। और सुनो मेरी बात, 176 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो भाई, मैं इसको गौर करना हूँ, ठीक है। 176 को हम लिख सकते हैं 1 गुना में 176। 176 से ये डिवाइड होगा ना, तो ये डिवाइड होगा और शायद डिवाइड ये भी नहीं हो, ये वाला भी डिवाइड नहीं होगा शायद, ठीक है। दोनों डिवाइड नहीं होंगे, कोई बात नहीं। अब और तोड़ते हैं भाई, अब और तोड़ते हैं तो 2 गुना में 2 अंठे 16, 2 अंठे 16, तो यहाँ पर 88 से देखते हैं, 88 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 88 से ये डिवाइड नहीं होगा भाई, आप चेक कर लेना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ पर 72 है तो 8 को 9 से करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा अलग आता है भाई, ठीक है। और 5 से करेंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 8 पंजे 44, 444, तो नहीं होगा भाई, ये 88 से भी नहीं होगा भाई, ठीक है। और देखते हैं भाई, 3 से नहीं होगा, 4 से हो सकता है, देखते हैं 4 से, देखते हैं 4 गुना में 22, 44 44 44 44 देखते हैं भाई। अब 44 से देखो भाई, क्या 44 से डिवाइड हो सकता है, क्या 44 से डिवाइड हो सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ 44 भी आंसर में नहीं है, तो 44 से भी डिवाइड नहीं होगा।
देखो इस तरीके से आप करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ता दिखाई दे रहा है हमें कि यार यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि लंबा बनेगा हमें, फिर हम 6 से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर 8 से देखेंगे, लंबा पड़ेगा इसको। तो इसको एक ऐसे कर लेते हैं भाई, ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 720 और 896, ठीक है भाई। अब ऐसे कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा आसान पड़ जाएगा, 2, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको, इससे आसान पड़ जाएगा, जल्दी से हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। 180, ठीक है भाई, आगे और करते हैं, ठीक है, इसको ले लेना भाई, इस तरीके को अपना लेना। अब और कुछ, हाँ हो जाएगा 45 और यहां से आ जाएगा 56। अब कुछ कॉमन आ सकता है, 45 और 56 में कुछ और भी कॉमन आ सकता है क्या? ऑप्शन से तो हो ही जाएगा, ऑप्शन से नहीं करेंगे हम, हमें ऑप्शन से नहीं करेंगे भाई, ठीक है। ऑप्शन से इसमें क्या है, नन ऑफ दिस भी है ना, नन ऑफ दिस भी है, तो ऑप्शन से नहीं करना चाहिए, ऑप्शन वो बाद किया ऑप्शन है, जबकि अगर कुछ भी हमें समझ में नहीं आए तो यहाँ से हमारे पास में 45 और 56 आ गया, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? तो यहाँ से आप देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 जो है ना वो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 16 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लो भाई, इस तरीके से कर लो आप, ठीक है, ये तरीका अपना लो, ये तरीका आप अपना लो, इसमें आप फंसोगे नहीं कभी भी, इसमें आप कभी भी नहीं फंसोगे, दिमाग काम नहीं भी करेगा ना तो भी आप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आप, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो यहाँ से आ जाएगा 16, ठीक है भाई। रामू क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पीछे वाले सवाल को भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो इस तरीके से कर लेना भाई, पीछे वाला जो सवाल है ना वो भी इस तरीके से कर लेना, ठीक है रामू। देखो ये वाला था ना अपना, इसमें एलसीएम निकालना था ना, 48, 120 और 168 का, तो 48 120 और 168 का हमें एलसीएम निकालना था ना, नहीं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे 2 से कर लेना, 24, 60 और कितना 84, 2 से करो तो कितना आएगा, यहाँ पे 12, 30 और 42, यहाँ पर भी 2 से करो 6, 15 और यहाँ पर कितना आएगा 21, 3 से करो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, तो 24 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है भाई, 24 आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे कर लेना आप, है ना, आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो भाई, ठीक है, अब इस सवाल को देखो, मैं आपको 3 सवाल 4 सवाल दे रहा हूँ घर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 47, ये आपको घर पे करना है, सेम टू सेम तरीका जो लगाया है वो लगाना, 1050 में, 1250 में और 1650 में, 43 घटा देना, यहाँ पर 31 घटाना, यहाँ पर 7 घटाना, जो भी संख्या आए उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, इस तरीके से, इस तरीके से निकालना है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगला देखो भाई, ये वाला है सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 7 घटा देना सभी में, इसमें भी 7 घटाओगे, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, ठीक है। और ये देखो इसमें एलसीएम निकालना है, बात को समझना भाई, इसमें सुनो ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, इसमें एलसीएम वाला केस है तो ये अलग है, ये समझ लीजिए एक बार। उसके बाद में देखो कितने सवाल बच गए, सवाल तो बहुत बच गए ना, कोई नहीं खत्म कर लेते हैं ना इसको, 8 सवाल बचे हैं, 8 में देख लीजिए भाई, मैं करवा देता हूँ सारे। देखो भाई, ये जो बोला है ना, इसमें क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 15, 27, 35 और 12 से भाग देने पर समान मतलब हमेशा 7 शेषफल बचाए, तो ये होगा हमारा एलसीएम। देखो भाई, ये मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, सुनिए मेरी बात को, एक बार आप नई हेडिंग डाल लीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए भाई, हेडिंग ये है आपकी, भाई देखो अगर कभी आपको
कभी आपको ऐसा दिया जाए कि एक नंबर जो है ना वो मतलब किसी संख्या से ए से भी डिवाइड हो रहा हो, बी से भी डिवाइड हो रहा हो, सी से भी डिवाइड हो रहा हो और हमेशा शेषफल जो है वो आर छोड़े, तो वो संख्या जो है वो क्या होगी? तो लिख लीजिए, एक हेडिंग लिख लीजिए, द नंबर विच डिवाइडेड बाई ए बी और सी। ठीक है, ए से भी डिवाइड हो, बी से भी डिवाइड हो, सी से भी डिवाइड हो और लीव्स रिमाइंडर, हमेशा क्या छोड़े? शेषफल में क्या छोड़े? मान लीजिए हमारे पास छोड़े आर, आर छोड़े। ठीक है, इन ईच केस मतलब हर एक केस में आर रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो वो नंबर जो होगा वो क्या होगा? तो वो नंबर जो होगा ये होगा भाई, लिख लीजिए आप, जो नंबर जो होगा वो बराबर होगा एलसीएम निकाल लो किसका? ए का, बी का और सी का, और उसमें आर जो अपना रिमाइंडर था ना वो जोड़ दो बस। ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ये हमारा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए भाई, ये है हमारा फॉर्मूला। द नंबर विच डिवाइडेड बाई ए बी सी लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, मतलब हर एक केस में अगर आर रिमाइंडर बचे ना तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा वो नंबर निकालने का? तो तीनों नंबरों का एलसीएम निकालो और उसमें जो अपना शेषफल था ना वो जोड़ दो बस। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये सेम टू सेम ही है। क्या क्वेश्चन है भाई? वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 से भी डिवाइड हो, 27 से भी डिवाइड हो, 35 से भी और 12 से भी, और भाग देने पर शेषफल बचे तो नंबर क्या होगा? तो वो नंबर जो होगा ना वो होगा अपना एलसीएम 12 का, 27 का, 35 का और दोबारा 12 दे रखा है तो 12 दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 7 जोड़ दो भाई, शेषफल जो है वो 7 जोड़ दो। ठीक है, ये है इसका आंसर। सोल्व कर लोगे? इसका एलसीएम निकालना ना इन चारों संख्याओं का, जो भी एलसीएम आए ना उसमें 7 जोड़ देना, वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। अगला देखो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या जो होगी ना वो 12, 27 से पहले 15 है, क्या बोल दिया? अच्छा 15 है क्या? वो 15 लिख दो भाई, 15, 15 है भाई, ये 15, 15 है भाई, 15। अगला देखिए भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है ना वो 12 से, 16 से, 18 से, 21 से और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अरे तो वही मतलब हो गया ना कि भाई देखो 7 घटाने पर, इसका मतलब कि 7 ज़्यादा है। 7 घटाने पर मैं ये बोलूँ आपको कि भाई देखो कोई संख्या जो है ना वो 8 है मान लो, और 8 में अगर हम 2 घटाते हैं ना तो वो 6 से डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब 2 पहले क्या था? ज़्यादा था। पहले 2 क्या था? ज़्यादा था। तो मतलब की बात यही है, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। एलसीएम निकाल लो और उसमें 7 जो है वो जोड़ दो। ठीक है भाई, 7 क्या है वो जोड़ दो। तो एलसीएम नंबर जो होगा वो क्या होगा? नंबर जो होगा वही होगा हमारा, एलसीएम निकाल लो 12 का, 16 का, 18 का, 21 का और 28 का। ये एलसीएम निकाल लोगे और उसमें कितना ज़्यादा है? ज़्यादा है हमारे पास में 7। तो 7 हमारे पास में ज़्यादा था, जिसको घटाने की वजह से हमारे पास में मतलब कि ये जो आंसर जो है पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये इसका एलसीएम निकाल लेना और 7 जोड़ देना, जो भी एलसीएम आए उसमें 7 जोड़ देना, आंसर जो है वो आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, 50 वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को बंद करते हैं। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाद में आज शाम को क्लास में कर लेंगे। 50 वाला क्वेश्चन देख लो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल जो है वो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। बाई ऑप्शन कर लो, बाई ऑप्शन कर लो इसको। ठीक है, और बाई ऑप्शन नहीं भी करते ना तो एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई, एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सभी का एलसीएम निकाल लो और उनमें जितना भी एलसीएम आए उसमें 20 जोड़ दो। ठीक है भाई,
तो वो छोटी छोटी संख्या आ जाएगी। देखो भाई सुनो मेरी बात को, इसका एलसीएम निकालना भाई। देखो इसमें थोड़ा उल्टा पूछा है। इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ। इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं भाई ना। इसका मैं करवा देता हूँ, पूरा करवा देता हूँ। एलसीएम निकालेंगे तो भाई दो, दो का, चार का और आठ का। ठीक है, इसमें देखो दो चार, मैं पूरा ही करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10। एलसीएम निकालते हैं भाई। दो तीन, दो का स्क्वायर, पाँच, दो गुणा में तीन, सात, दो का क्यूब, और यहाँ पर आएगा कितना, तीन का स्क्वायर और दो गुणा में पाँच। तो एलसीएम कितना आ गया, दो की पावर तीन आ गया, तीन का स्क्वायर आ गया, पाँच कितना है, पाँच अकेला है और एक सात है। यही तो आया इसका एलसीएम। एलसीएम इसका यही तो आया। तो इसको कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर हम करेंगे 9 और 7 नीम 63 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 4। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, 63 गुणा में 4। तो 4 तिये 12 और 6 चौके 24 25। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 2520। तो भाई 2520 हमारे पास में आ गया आंसर। लेकिन 2520 तो आंसर है ही नहीं। अब एक बात समझना मेरी, एक बात समझना, 2520 नहीं है हमारे पास, 2500 है। लेकिन देखो इसने क्या बोला है, सुनना मेरी बात, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए, मतलब कि इसमें 20 जोड़ भी रखा है। जो 2520 जो डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब इसमें 20 जोड़ रखा था। तो वो संख्या अगर प्राप्त करनी है तो 20 घटाना पड़ेगा। तो 2500 इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज शाम को क्लास होगी, उसमें हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है भाई, करते क्लास को बंद। ठीक है चलो ठीक है ना, क्लास को बंद करते हैं। आज शाम को एक क्लास और होगी जिसमें पूरा एलसीएम एचसीएफ खत्म।